लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि रेड क्वीन ने माइक और डेव को बचाने के लिए अपनी डिवाइन फायर एक्टिवेट कर ली थी, जिसे देखकर डीमंस डर गए थे। लेकिन साथ ही इसकी वजह से रेड क्वीन भी मारी जाने वाली थी। इसके बाद रेड क्वीन माइक और डेव को डीमंस के पास से दूर ले जाती है और डीमंस भी उनका पीछा ना करके एंसेस्टर हॉल की तरफ चले जाते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम रेड क्वीन को माइक और डेव को डीमन से दूर ले जाता हुआ देखते हैं, जहां ले जाते हुए माइक और डेव सोचते हैं कि इसने हमारे लिए खुद को डिवाइन फायर से कवर कर लिया ताकि वो बस हमें बचा सके। लेकिन माइक को समझ नहीं आ रहा था कि थोड़े समय पहले तो रेड क्वीन उन दोनों को मारने पर तुली हुई थी और कुछ ही समय में वो दुश्मन से पार्टनर कैसे बन गए। उसी वक्त रेड क्वीन की हालत खराब होने लगती है, जिसकी वजह से वो नीचे जमीन पर गिर जाती है, तो माइक और डेव भी नीचे आ जाते हैं। इसके बाद रेड क्वीन फिर से खड़ी होती है, लेकिन उसकी बॉडी अब धीरे धीरे उस फायर में जल के गायब हो रही थी, जिसे देखकर माइक और डेव उसके पास जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन रेड क्वीन उनके आगे लेजर बैरियर लगा देती है, जिसके बाद वो उनसे कहती है कि अब अलविदा कहने का वक्त आ चुका है, इसलिए आगे की जर्नी तुम दोनों को ही कंप्लीट करनी होगी। ये सुन के माइक रेड क्वीन से पूछता है कि तुम हमें बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस क्यों कर रही हो। इस पे रेड क्वीन कहती है कि मुझे ऐसा करके अच्छा लगा। अब धीरे धीरे रेड क्वीन और तेजी से गायब होने लगती है, जिसे देखकर माइक और डेव उन लेजर्स को डिस्ट्रॉय करके रेड क्वीन के पास आते हैं। जिसके बाद डेव रेड क्वीन को लाइफ ऑफ स्टोन देते हुए कहता है कि शायद ये तुम्हारे कुछ काम ना आए, पर फिर भी तुम इसे हमारी तरफ से गिफ्ट समझकर रख लो। तो ये सुन के रेड क्वीन वो लाइफ ऑफ स्टोन ले लेती है और धीरे धीरे माइक और डेव से दूर जाने लगती है, जहाँ धीरे धीरे रेड क्वीन पूरी तरह गायब होने लगती है। पर रेड क्वीन अब भी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने मरने से पहले अपने दो दोस्त बना लिए थे। अब रेड क्वीन पूरी तरह गायब हो जाती है, जिसके बाद उसका हार्ट और बस लाइफ स्टोन ही रह गया था, जो दोनों चीज भी माइक और डेव से कहीं दूर चली जाती है। जिसे देखकर माइक और डेव रेड क्वीन के साथ बिताए हर मोमेंट्स को याद करने लगते हैं कि कैसे उन्होंने रेड क्वीन को बचाया था और बाद में उसने उन दोनों को ट्रेनिंग दी थी। अब ये सब याद करने की वजह से वो दोनों थोड़े सैड हो जाते हैं और कहते हैं कि रेड क्वीन सच में बहुत ही स्ट्रेंज लेडी थी, क्योंकि वो मरते वक्त भी मुस्कुरा रही थी। अब माइक डेव से बोलता है कि फिलहाल तो डीमंस हमारे पीछे नहीं लगेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास अभी कुछ वक्त है, तो हमें क्या करना चाहिए। ये सुन के डेव माइक से कहता है कि मैं तो अपनी विजडम सिटी में जा रहा हूँ ताकि मैं वहां जाकर अपनी बुक को अपग्रेड कर सकूं। इस पे माइक बोलता है तो मैं भी थंडर सिटी हो आता हूँ, लेकिन अगर हम दोनों में से किसी के पास भी डीमंस आए तो हम दूसरे के पास टेलीपोर्ट हो जाएंगे। साथ ही क्योंकि अब मैं 9th लेवल पर पहुंच गया हूँ, इसलिए अब मुझे राजा के तौर पे थंडर सिटी को भी संभालना होगा। अब वो दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले माइक डेव को कुछ पैसे देता है ताकि वो होम ऑफ होप के बच्चों की हेल्प कर सके। ये देखकर डेव भी कुछ सोचता है, पर उसके पास पैसे या कोई महंगा गिफ्ट नहीं था, इसलिए वो पास से ही फूल तोड़ के उसका बुके बना के माइक से कहता है कि ये मेरी तरफ से अपने पेरेंट्स की ग्रेव पर रख देना। तो माइक वो बुके लेके रख लेता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे की थोड़ी टांग खींचते हैं और फिर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। इस तरफ हम थंडर अल्टर में ग्रेट एल्डर को देखते हैं, जो अब भी लाइफ ऑफ स्टोन से कुछ कर रहे थे। अब कुछ ही देर में वहां लाइटनिंग से दो बॉडीज बन जाती हैं, जिसके बाद उन बॉडीज की मदद से ग्रेट एल्डर माइक के पेरेंट्स को जिंदा कर देते हैं। तो माइक की मॉम अपने आप को जिंदा देखकर खुश हो जाती है। तभी माइक के डैड कहते हैं कि हम दोनों स्टोन ऑफ लाइफ की वजह से 10th लेवल पर भी पहुंच गए हैं। उसी वक्त ग्रेट एल्डर उन दोनों से कहते हैं कि इस सब के लिए तुम्हें अपने बेटे को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वही लाइफ ऑफ स्टोन लाया था। ये सुन के माइक की मॉम अपने बेटे के बारे में ग्रेट एल्डर से पूछती है, जिसपे ग्रेट एल्डर माइक की मॉम से कहते हैं कि माइक इस वक्त किसी काम से डीमन आइलैंड गया हुआ है। इस पे माइक की मॉम इसका रीजन पूछती है, जिसपे ग्रेट एल्डर उन्हें बताते हैं कि जब माइक और डेव लाइफ ऑफ स्टोन लेने गए थे तब उनके पीछे रेड क्वीन पड़ गई थी और उससे बचने के लिए वो दोनों डीमन आइलैंड पर चले गए थे। लेकिन तुम्हें माइक की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके साथ डेव है जो उसे संभाल सकता है। ये सुन के माइक के फादर ग्रेट एल्डर से कहते हैं कि चलो अच्छा है, माइक इसी बहाने ट्रेनिंग कर रहा है। इस पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि ये सब आप दोनों की इच्छा के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। पर ये सुन के वो दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सुन के ग्रेट एल्डर उन दोनों से कहते हैं कि आप दोनों ही तो थे जो उस डीमन के सामने अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस करके अपने एलिमेंटल हार्ट के साथ यहाँ आ गए थे ताकि आप दोनों ब्रेक थ्रू कर सको। पर आप दोनों ने माइक के सामने तो बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी, इसलिए मैंने माइक को भी नहीं बताया कि आप मरने का नाटक कर रहे थे। लेकिन ये सुन के उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। असल में जब माइक के पेरेंट्स मरे थे तो अपने आप ही उनका एलिमेंटल हार्ट इस जगह आ गया था। लेकिन ग्रेट एल्डर को लगा कि माइक के पेरेंट्स ने जानबूझ के अपना एलिमेंटल हार्ट खुद से अलग करा था ताकि वो ब्रेक थ्रू कर सके। अब ग्रेट एल्डर की बातें सुन के माइक की मॉम ग्रेट एल्डर से पूछती है कि इसका क्या मतलब है कि आपने माइक से झूठ कहा कि हम मर चुके हैं।
असल में हमारे मरने के बाद क्या हुआ था। ये सुन के ग्रेट एल्डर बताते हैं कि आप दोनों के मरने के बाद माइक बहुत ज्यादा सैड हो गया था और अकेले ही डीमन से रिवेंज लेने के लिए जा रहा था, लेकिन उसे डेव ने रोक लिया, जिसके बाद माइक 3 दिन तक लगातार रोता रहा क्योंकि वो बहुत सैड था और 3 दिन बाद वो बेहोश हो गया। पर डेव ने उसे बाद में संभाल लिया, जिसके बाद वो दोनों लाइफ ऑफ स्टोन लेने गए, जहां उनके पीछे रेड क्वीन पड़ गई, जिसके बाद वो दोनों डीमन आइलैंड पर चले गए। ये सुन के माइक के फादर गुस्से में ग्रेट एल्डर से कहते हैं कि क्या आपको ये सब बताने में मजा आ रहा है। माइक के डैड ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रेट एल्डर ये सब कुछ हंसते हुए बता रहे थे। अब माइक की मॉम भी ग्रेट एल्डर पे गुस्सा होने लगती है, जिसपे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। ये सुन के माइक के डैड कहते हैं कि मुझे अब भी दाल में कुछ काला लग रहा है। इस पे ग्रेट एल्डर हंसते हुए बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ये सब राज इसलिए रखा ताकि माइक थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बन सके और फ्यूचर में हमारी कंट्री संभाल सके। लेकिन माइक की मॉम तो ग्रेट एल्डर पर बहुत गुस्सा हो रही थी क्योंकि वो अपने बेटे को बिल्कुल मुसीबत में नहीं देख सकती थी। इस तरफ डेव को हम विजडम सिटी में देखते हैं, जो अपने फोर फादर के पास सबसे पहले ना जाकर बाजार में घूमने लगता है। साथ ही वो इस बारे में अपने मन में भी सोचने लगता है कि वो पहले तो ऐसा कभी नहीं था। इसके बाद डेव वहाँ के लोगों को देखकर सोचता है कि हम ह्यूमंस डीमन से बहुत ज्यादा अलग है। इस तरफ सीन वापस माइक की मॉम पर शिफ्ट होता है, जो बुढ़ा बुढ़ा बोलते हुए ग्रेट एल्डर को डांट रही थी। उसी वक्त वहाँ पर सेनापति आ जाता है, जो माइक के पेरेंट्स को जिंदा देखकर पहले तो चौंक जाता है और बाद में उन्हें ग्रीट करता है। तो माइक के फादर सेनापति से सिटी के हाल के बारे में पूछते हैं। इस पे सेनापति बोलता है कि ग्रेट एल्डर ने कहा था कि आप दोनों अकेले में प्रैक्टिस कर रहे हो और सिटी में भी लोगों को बस यही पता है, जिसकी वजह से सिटी इस वक्त नॉर्मल है, पर माइक की हालत ठीक नहीं है। ये सुन के ग्रेट एल्डर सेनापति को ये सब ना बताने का इशारा करते हैं, लेकिन सेनापति माइक के पेरेंट्स को बता देता है कि उस इंसिडेंट के बाद माइक कभी भी पैलेस में वापस नहीं लौटा है। ये सुन के माइक की मॉम फिर से ग्रेट एल्डर पे गुस्सा करती है क्योंकि उसने माइक को बहुत तड़पाया था, पर ग्रेट एल्डर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद माइक के फादर अपनी वाइफ से कहते हैं कि ग्रेट एल्डर ने जो भी किया वो माइक की भलाई के लिए ही था। इस पे माइक की मॉम कहती है कि पर जब माइक वापस आएगा तो उसे तो यही लगेगा कि हम अपनी मौत का नाटक करके उसके दर्द का मजाक उड़ा रहे थे। ये सुन के माइक के फादर बोलते हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब हमें हमारे बेटे के आते ही उसे खुश करना है। ये सुन के माइक की मॉम कहती है कि क्यों ना मैं फिर से उसके लिए एक ब्लाइंड डेट रखूं। ये सुन के माइक के फादर चौंक जाते हैं और सेनापति से कहते हैं कि जो जो सिटी में चेंजेस हुए हैं वो मुझे जल्दी बताओ। इस पे सेनापति कहता है कि थंडर सिटी का कंपटीशन बहुत पास आ रहा है और मैं यही बताने के लिए ग्रेट एल्डर के पास आया था। ये सुन के माइक के फादर सेनापति को कहते हैं कि अच्छा तो ठीक है, तुम हमारे बारे में अभी किसी को कुछ मत बताना। साथ ही वो सेनापति को और कुछ भी बताने लगते हैं, जिस बात का पता हमें नहीं चलता। इधर माइक की मॉम सोचती है कि कहीं माइक डीमन आइलैंड से किसी डीमन को अपनी वाइफ बना के ना ले आए। अब वो दोनों माइक के लिए कुछ प्लान करने लगते हैं। इस तरफ माइक को उसके पेरेंट्स के याद करने की वजह से बार बार छींकें आ रही थी। दूसरी तरफ हम डेव को देखते हैं, जो मार्केट में खड़ा हुआ सोच रहा था कि ह्यूमंस का फ्यूचर क्या होगा, हम इतनी पावरफुल स्पीशीज के बीच कैसे सरवाइव करेंगे, हमारे पास ऐसा क्या है जो डीमंस के पास नहीं है। उसी वक्त डेव को रेड क्वीन की वो बात याद आती है जब उसने माइक और डेव को बताया था कि डीमंस ह्यूमंस की तरह बनना चाह रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन फॉर्म ही हाईएस्ट लेवल ऑफ कल्टीवेशन तक पहुंच सकती है, क्योंकि शायद ह्यूमंस के पास थिंकिंग पावर ज्यादा है। अब ये याद करके डेव सोचता है कि क्या हम पढ़ने की वजह से डीमन से आगे हैं, लेकिन उसे लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि बाकी स्पीशीज भी तो चीजों को सीखने में बहुत माहिर है। जिसके बाद डेव सोचता है कि क्या हम एकता की वजह से डीमन से आगे हैं, पर उसे याद आता है कि आन क्वीन के सैनिक में ह्यूमन से ज्यादा एकता थी। तभी उसकी नजर बर्ड और उसके बच्चे पर जाती है, जिसे देखकर डेव सोचता है कि क्या ह्यूमंस इसलिए आगे हैं क्योंकि हमारे अंदर ज्यादा फीलिंग्स है, पर ये रीजन भी डेव को सही नहीं लगता। इसलिए वो सही रीजन के लिए इधर उधर देखने लगता है। उसी वक्त वो अपनी बुक को अपने सामने फील करता है, जिसमें से एक आवाज उससे पूछती है कि तुम कौन हो। इस पे डेव अपना नाम बताता है, पर वो आवाज फिर भी वही क्वेश्चन पूछती है, लेकिन डेव को इसका जवाब नहीं समझ आ रहा था। उसी वक्त वो आवाज डेव से कहती है कि तुम वो हो जिसे गॉड्स ने चुना है। उसी वक्त एक गोल्डन सीढ़ी डेव के सामने आ जाती है, जिसकी दूसरी तरफ एक बड़ा सा गेट था। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।